बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा अब का टॉपिक है डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट। हमने गाउसेस लॉ को पढ़ा और उसके बाद हमने गाउसेस लॉ की एप्लीकेशंस को पढ़ा। और पहले जो हमने जिस एप्लीकेशन को पढ़ा था उसमें हमारे पास जो वॉल्यूम एलिमेंट था वो एक स्पेशल शेप में था, जैसे कि हमने सिलेंड्रिकल लाइन चार्ज वहाँ से लिया था और पॉइंट चार्ज पे अप्लाई किया था। लेकिन अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अब हमारे पास जो चार्ज है वो किसी शेप में नहीं है। अगर इस तरह की सूरत-ए-हाल हो जाए, तो फिर गॉसियन सरफेस उस पे कैसे अप्लाई होगी? फिर तो समझ ही नहीं आएगी कि उस सरफेस से बाहर निकलने वाला फ्लक्स, वो क्या नॉर्मल टू द सरफेस है? क्योंकि अगर फ्लक्स नॉर्मल टू द सरफेस नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर फ्लक्स पूरी गॉसियन सरफेस पे यूनिफ़ॉर्म नहीं होगा, अगर इन दोनों में से एक अगर कंडीशन भी फुलफ़िल ना पूरी हो, तो आप गॉसियन लॉ को अप्लाई कर ही नहीं सकते। गॉसियन सरफेस वहाँ प्लेस ही नहीं हो सकती। गॉसियन सरफेस किसी भी चार्ज के अराउंड में तब प्लेस होती है, जब पहली शर्त ये है कि वो तमाम का तमाम जो आपका फ्लक्स डेंसिटी है D, वो उस पूरे सरफेस के ऊपर, क्लोज़ सरफेस के ऊपर यूनिफ़ॉर्म हो। नंबर 2, वो उस सरफेस से जब बाहर निकले, वो नॉर्मल टू द सरफेस हो। अगर वो किसी भी और एंगल पे हुई, तो उस सूरत में आपके ये गॉसेस लॉ अप्लाई नहीं हो सकता। तो अब हमने क्या किया है, नोट्स की तरफ आते हैं। हमने यही बात की है, अगर हमारे पास अगर एक रैंडम कोई शेप है, उस सूरत में हम क्या कर सकते हैं, कैसे मालूम कर सकते हैं? तो उसका जो तरीका ढूँढा गया है मालूम करने का, वो ये है, किया ये क्या है कि जो सरफेस गॉसियन सरफेस ली गई है, वो बहुत ही स्मॉल है, वो बहुत ही छोटी है। वैसे एज़ स्मॉल एज़ अप्रोचेस टू 0, ठीक है? वो इतनी स्मॉल रखी गई है और उसमें D को मेज़र करने के लिए टेलर सीरीज़ एक्सपेंशन को इस्तेमाल किया गया है। और हम इसको तफ़सील से देखते हैं कि कैसे ये सारा किया गया है। टेलर सीरीज़ एक्सपेंशन कैसे काम करेगी और कैसे ये संभाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम एक फ़िगर है 3.6 फ़िगर, हम बुक से उस फ़िगर को देखते हैं। ये फ़िगर है, मैंने बल्कि नोट्स में भी ये फ़िगर बनाई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट है, फिलहाल वो एक पॉइंट से शुरू कर रहे हैं। ये एक पॉइंट है, ठीक है, P, ठीक है, और यहाँ अंदर वो चार्ज मौजूद है। वो चार्ज कितना है हमें नहीं पता, हम बस मालूम करना चाहते हैं। अब यहाँ पे पहली दफ़ा आप देखें, इससे पहले जो गॉसियन सरफेस का कांसेप्ट था वो ऐसे ही था जैसे कोई गॉसियन सरफेस जो है वो कोई स्फेरिकल ही हो सकती है। जबकि दूसरे एग्जांपल में हमने सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ली थी। पॉइंट चार्ज में शुरू में हमने स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ली थी। दूसरी दफ़ा हमने पॉइंट चार्ज में सिलिंड्रिकल ली थी, जिसमें आपको याद होगा टॉप और बॉटम को निकाल दिया था और सिर्फ साइड्स को लिया गया था। ठीक है? अगर आपकी आसानी के लिए मैं पीछे चला जाता हूँ, ताकि आपको और अच्छी तरह से ये आप देख सकते हैं, ये सरफेस। यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस थी वो सिलिंड्रिकल थी। टॉप और बॉटम को हमने ड्रॉप कर दिया था क्योंकि टॉप और बॉटम के साथ क्या है, फ्लक्स जो है वो उसका एंगल ठीक नहीं था, लिहाजा हमने सारी इस साइड वाले पार्ट को ही हमने लिया था। अब हम यहाँ आ गए, मुझे लगता है मैं कहीं दूर ही चला गया हूँ। चलें खैर, इसकी ज़रूरत नहीं पेश आएगी क्योंकि फिगर मैंने आगे बनाई हुई है। तो देखते हैं कि इस पे ये ये वो फिगर है। तो इस दफ़ा गॉसियन सरफेस हमारी बेसिकली क्या है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है। और रेक्टेंगुलर बॉक्स जो है, आपको पता होगा उसकी 6 साइड्स होती हैं, फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट एंड टॉप एंड बॉटम। अब सवाल ये पैदा होता है कि गॉसियन सरफेस हमने रेक्टेंगुलर ले ली है। अब इसके अंदर जो चार्ज है, उसकी वजह से जो इस गॉसियन सरफेस से जो फ्लक्स बाहर निकलेगा D, ये क्या गारंटी है कि वो जो D है, वो इसके साथ नॉर्मल टू द सरफेस हो और उसके बाद वो यूनिफ़ॉर्म भी हो। ये दोनों बातें बड़ी मुश्किल हैं, ठीक है? लेकिन वो बातें हम यहाँ कहते हैं कि मुमकिन हैं, वो इसलिए कि हमने सरफ़ेस बहुत छोटी, हमने ये जो गॉसियन सरफ़ेस है, ये बहुत छोटी ली हुई है।
ये बहुत छोटी है। इसके बहुत यानी वॉल्यूम इसका अप्रोचिंग 0 है। इतना छोटा लेने की वज़ह से ये दोनों जो हमारी परेशानियाँ हैं, हम ये कहते हैं कि ये दूर हो जाती हैं। यूनिफ़ॉर्मिटी भी आ जाएगी और आपका दूसरी जो कंडीशन है कौन-सी? कि इसमें वो नॉर्मल टू सरफेस भी हो जाएगा। हम इस बॉक्स को देखते हैं, इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात लिखी है। डू रिमेंबर गॉसियन सरफेस कैन बी अ क्लोज्ड बॉक्स that has a shape spherical, cylindrical, or rectangular. Here we have taken rectangular Gaussian surface which has a very small volume. देखें कितने काम की बात है, वही बात जो अभी मैंने की है। ये पॉइंट P है और ये जो बॉक्स है हम ये बेसिकली हम ये इस बॉक्स की जो Gaussian सरफेस है हम इसमें मालूम करना चाहते हैं फ्लक्स डेंसिटी, और फ्लक्स डेंसिटी D होती है। तो इस जगह की फ्लक्स डेंसिटी को हम जो है वो D0 बोलते हैं। ज़ीरो क्यों बोलते हैं? इसलिए हम कहते हैं कि उसकी वॉल्यूम इतना छोटा है कि हम कहते हैं अप्रोचिंग ज़ीरो, इसलिए उसको एक ज़ीरो नाम दे दिया हमने। तो अब अगर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन सा हो गया? रेक्टेंगुलर। तो ये dx0 ax, dy0 ay, और हमने उसको क्या किया? dz0 az, हमने उसको स्प्लिट करके लिख दिया है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो गासेस लॉ क्या कहता है आपको? गासेस लॉ है सिंपल इंटीग्रल है, ये क्लोज सरफेस का इंटीग्रल है, d है और s का डॉट प्रोडक्ट है बेसिकली। d जो है बेसिकली सारे का सारा फ्लक्स डेंसिटी है और s बेसिकली वो सारी सरफेस है। अगर आपके पास d आपको पता हो, s पता हो, आप दोनों को मल्टीप्लाई करें। लेकिन इस डॉट प्रोडक्ट को आप एक सिंपल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए कंडीशंस मैं दोबारा से रिपीट करता हूं। एक तो यूनिफॉर्म हो पूरी सरफेस के ऊपर d, और दूसरा d नॉर्मल टू द सरफेस हो। लेकिन हम यहाँ वॉल्यूम इतना छोटा रख रहे हैं, हम कहते हैं कि ये दोनों कंडीशंस की हमें अब फिक्र नहीं रही, राइट। अब यहाँ पे क्योंकि हम पहले d की बात करते हैं कि चलो d मेजर करते हैं, तो अब आप देखें कि हमें यहाँ पे d मेजर करने के लिए या चार्ज मालूम करने के लिए यहाँ 6 साइड्स हैं, हमें 6 साइड्स पे ये d मालूम करना है। फ्रंट पे, बैक पे, तो हमने इसको स्प्लिट आउट कर दिया है। पहले यहाँ गट्ठा लिखा हुआ था, अब हमने यहाँ स्प्लिट आउट कर दिया है, फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम। अब हम यहाँ एक एक करके मालूम करेंगे। हम पहले सिर्फ फ्रंट वाली जो सरफेस है, इसका जो फेस है, ये हम सिर्फ इसके फेस पे जो फ्लक्स है, वो फ्लक्स और जो उसके साथ सरफेस है ds, इन दोनों के प्रोडक्ट को पहले सिर्फ फेस पे मालूम करेंगे। फेस के बाद हम पिछली बैक का मालूम करेंगे, फिर हम इस दोनों का फ्रंट और बैक का एक पेयर बना लेंगे। और इंटरेस्टिंगली जैसा इस पेयर की इक्वेशन होगी, ऐसी ही लेफ्ट और राइट की इक्वेशन, और ऐसी टॉप और बॉटम की खुद बन जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सॉल्विंग फर्स्ट फ्रंट फेस। हम पहले फ्रंट फेस को सॉल्व करेंगे। तो द फेस इज वेरी स्मॉल एंड डी इज एसेंशियली कांस्टेंट ओवर इट। फेस बहुत ही छोटा सा है, लिहाजा हम कहते हैं कांस्टेंट है। उस परेशानी से आप निकल जाएं। चलें जी, फ्रंट फेस की अगर बात करें तो फ्रंट फेस में डी क्या होगा और एस क्या होगा? पहले तो हमने उनको सादा नाम दे दिए कि डी, उसमें डी का नाम भी फ्रंट होगा और डेल्टा क्या कहते हैं एस का फ्रंट होगा। अब ये डेल्टा एस इसलिए आया है, यहाँ के वो बेसिकली छोटा सा उसका पार्ट है, पैच है। तो वेक्टर फॉर्म में लिखा है, ये याद रखिएगा। वेक्टर फॉर्म और ये स्केलर फॉर्म को लिखने में ये जो फर्क हम करते हैं, ये आप कभी मत भूलिएगा। तो हमने फर्स्ट केस में इस एस को ओपन किया, तो एस बेसिकली सरफेस, तो वहां सरफेस है क्या? आप देखें वहां सरफेस तो एक बेसिकली छोटा सा स्क्वायर है, और वो स्क्वायर बेसिकली डेल्टा वाई और डेल्टा जी की मल्टीप्लीकेशन है। ये आप देख सकते हैं कि इसकी ये साइड अगर डेल्टा जी है और ये साइड अगर डेल्टा वाई है, डेल्टा जी और डेल्टा वाई को मल्टीप्लाई कर दें तो पूरी आपके पास ये सरफेस आ जाएगी। तो ये सिंपल क्या है? डेल्टा वाई डेल्टा जी है, और साथ ए एक्स क्योंकि कोऑर्डिनेट में है, लिहाजा ए एक्स की डायरेक्शन में है, क्योंकि जो फ्लक्स निकलेगा वो उसकी, क्योंकि ये एक जब हम से बोलते हैं क्या कहते हैं कि हमारी सरफेस जो है वो वेक्टर है, देन हमें उसको ये भी बताना पड़ता है कि वो ये जो फेस है, ये फेस किस लाइन पे मौजूद है, किस एक्सिस पे मौजूद है। तो ये ए एक्स एक्सिस पे मौजूद है, ये आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली ये फ्रंट एक्स एक्सिस पे मौजूद है। ये देखें ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में इस फेस से निकलने वाला फ्लक्स एक्स डायरेक्शन में होगा। इसी तरह से जो बैक है, इसका जब मैं निकालूंगा तो इसके सरफेस भी वाई जी का मल्टीप्लिकेशन ही होगी, लेकिन उसका जो वेक्टर है वो ए